Good morning, students. Let's move on with our topic. We were discussing about Chola empires. Okay, so today's topic is Chola temples and architecture, यानी कि मंदिर और वास्तुकला. Okay, the temples under the Cholas were the chief source of recreation. यानी कि मंदिर जो था चोलास के समय में ये एक मुख्य स्रोत था मनोरंजन का. ठीक है, मनोरंजन भी लोग मंदिर में मनोरंजन के लिए भी जाते थे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी जाते थे. यानी कि राजनीतिक गतिविधि भी मंदिर में हुआ करते थे. और जो गांव की सभा होती थी, असेंबलीज, वे अपने मीटिंग्स जो है यहाँ पे करते थे. The temple architecture followed the Dravidian style and attained new heights during this period. यानी कि टेम्पल की जो आर्किटेक्चर थी उसने द्रविडियन स्टाइल का अनुसरण किया और इस अवधि के दौरान नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया. ओके, The temple architecture followed the Dravidian style. The chief feature of Chola Empire or temple is the Vimana और शिखर. ठीक है, तो जो चोल मंदिर की मुख्य विशेषता विमान या शिखर है. अब विमान और शिखर क्या होता है, ये मंदिर से रिलेटेड है. मैं आपको पिक्स में दिखाऊंगा. यहाँ पे देखिए, विमान और शिखर ये जो है ये द्रविडियन स्टाइल का है टेम्पल्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊंचा है, ये जो ट्राइंगुलर शेप में है, इसको हम शिखर बोलते हैं और ये जो पूरा पार्ट है इसको विमान बोलते हैं. ठीक है, मंदिर में. और ये जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये फोटो में भी ये भी है शिखर और ये है विमान. तो थोड़ा फर्क आपको नजर आ रहा होगा पिक्स में. सो लेट्स मूव ऑन. और भी बहुत सारे विशेषताएं मंदिर के बारे में वो हम पढ़ेंगे. द मेटल एंड स्टोन इमेजेस carved during this period were exquisite. यानी कि इस अवधि के दौरान मेटल और स्टोन के इमेजेस जो थे वो उत्तम थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे. ठीक है, द मोस्ट फेमस आर द प्रदक्षिणा पथ ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल. यानी कि जो प्रदक्षिणा जो पथ था राजा राजेश्वर टेम्पल का, उसमें बहुत मतलब ये जो इमेजेस था ये बहुत फेमस है वहां पे. सबसे प्रसिद्ध राजा राजेश्वर टेम्पल के प्रदक्षिणा पीठ में है. द फेमस नटराजा और द डांसिंग शिवा एट द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम इज वेरी फेमस. तो जो डांसिंग शिवा का जो स्टैचू है वो बहुत फेमस है, चिदम्बरम मंदिर में जो पाए जाते हैं. यानी कि चिदम्बरम के महान मंदिर में प्रसिद्ध नटराज या डांसिंग शिवा बहुत प्रसिद्ध है. The Cholas also patronized paintings. यानी कि पेंटिंग को भी चोला जो है वो संरक्षण देते थे. Many new religious cults and sect also came to the prominence during this period, like the Bhakti, devotion to God, Lingayat in the 12th century. यानी कि 12वीं शताब्दी में जो है बहुत सारा जो धार्मिक पंथ है वो भी इस अवधि के दौरान प्रमुखता में आई. जैसे भक्ति या भगवान की भक्ति और 12th सेंचुरी में लिंगायत जो संप्रदाय था वो भी अस्तित्व में आए थे. ठीक है, तो दोबारा अगर मैं बोल दूं तो फिर से बोलता हूँ, कई नए धार्मिक पंथ और संप्रदाय भी इस अवधि के दौरान प्रमुखता में आई. अंडरस्टूड? So I can show you in the pics. See, look at here, the dancing Shiva, or you can say Nataraja. This image is very famous, and this is also the temple. Okay, temple images carved, and this is the Raja Rajeshwara temple, very famous temple. Agrarian expansion in the Tamil region. तो एग्राराइन एक्सपेंशन यानी कि कृषि का विस्तार तमिल क्षेत्र में. ओके, एग्राराइन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड.
Chola period was one of prosperity and there was a rise in the economy. तो ये जो दौरान था ये प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि का पीरियड था या काल था. एंड देयर वाज अ राइज इन द इकोनॉमी, यानी कि वृद्धि हुई, आर्थिक यानी कि वृद्धि हुई या राइज हुई. ओके. द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटीज प्रमोटेड एग्रीकल्चरल ट्रेड, यानी कि जो राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने व्यापार और कृषि और वाणिज्य को बढ़ावा दिया. ठीक है, तो तीन चीजें को बढ़ावा दिया, यानी कि राज्य और जो भी स्थानीय जो अधिकारी थे उन्होंने कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया. देयर वर प्रोविजंस फॉर लैंड सर्वे, classification of various types of land and assessment of land revenue. तो इसमें भूमि सर्वेक्षण, विभिन्न प्रकार की भूमि का क्लासिफिकेशन और लैंड रेवेन्यू का आकलन करने का प्रावधान थे. यानी कि लैंड असेसमेंट, रेवेन्यू असेसमेंट मतलब होता है आकलन करना पड़ता है ना कि कितना जमीन है और कितना उपजाऊ है जमीन. उसी हिसाब से जो चोला राजा थे वो चार्ज करते थे टैक्स किसानों से. लैंड सर्वे, यानी कि लैंड को पहले सर्वे करना पड़ेगा तब ना फिक्स किया जा सकता है लैंड मतलब टैक्स कितना देना है किसानों को, मतलब किसान कितना देंगे राजा को, ये टैक्स फिक्स होता है था पहले सर्वे करके. फिर लैंड को भी वर्गीकरण किया गया, यानी कि लैंड को क्लासिफाई किया गया, कौन सा अच्छी भूमि है, कहाँ से ज़्यादा टैक्स लेना है सरकार को, उस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया भूमि को. द काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्मॉल कमिटीज. ईच कमिटी looked after one aspect of the village administration. द काउंसिल या बोल सकते परिषद को कई छोटी समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक कमिटी ग्राम प्रशासन के एक पहलू की देखभाल करती थी, यानी कि एक पहलू की देखभाल करती थी. जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एक टैंक कमिटी थी जो सिंचाई का काम देखती थी. इरिगेशन के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे वाटर टैंक, नहर यानी कि कैनाल्स सेक्टर. तो समझ में आया होगा कि ये जो है उदाहरण के लिए जो है एक टैंक कमेटी होता था और टैंक कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन को देखना था. यानी कि इरिगेशन मतलब होता है क्रॉप्स के लिए वाटरिंग करना, यानी कि सिंचाई करना. तो क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है ना, फसल को, तो उसी का देख रेख, यानी कि पानी किसानों के लिए उपलब्ध है कि नहीं वो देखने का काम था टैंक कमेटी का. और बहुत सारा मेथड यूज होता था सिंचाई के लिए, जैसे कि वाटर टैंक, कैनाल्स यानी कि नहर. ओके. देन अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वाज केप्ट फॉर रॉयल यूज, यानी कि राजकोष का कुछ हिस्सा जो है वो शाही घराने के लिए यूज होता था और बचा हुआ जो था वो लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होता था पैसा. यानी कि जितना भी धन जुटता था राजा के पास, यानी कि तो रेवेन्यू का एक पार्ट जो है शाही उपयोग के लिए रखा जाता था और बाकी लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाता था. इन Chola society, the Brahmin and the merchant class enjoyed was the most respected. यानी कि चोला समाज में ब्राह्मण और जो व्यापारी जो वर्ग थे वो सबसे ज्यादा सम्मानित थे. The kings gave grants of land, sometimes even whole villages to the Brahmins. तो जो राजा थे वो भूमि का अनुदान दिया करते थे, कभी कभी तो पूरे गांव को ही ब्राह्मण को दे देते थे. और ये जो पूरा गांव जो दिया जाता था उसको बोलते थे ब्रह्मदया विलेजेस, यानी कि ब्राह्मण को जो गांव दिया जाता था पूरा गांव उसको बोलते थे, वो गांव को हम बोलते थे, कहते थे ब्रह्मदया विलेजेस. अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड ग्रांट्स वर आल्सो मेड टू टेम्पल्स, यानी कि इसके अलावा भूमि दान किया जाता था मंदिरों को भी. और इस तरह के जो गांव होते थे और जहाँ पे ये जो मंदिर को ये भूमि दिया जाता था वो गांव को बोला जाता था देवदनम विलेजेस. ओके. द लैंड ग्रांट्स
यानी कि इसके अलावा मंदिरों को भी भूमि अनुदान दिया जाता था। संबंधित गांव को देवदानम गांव कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। द लैंड ग्रांट्स वर आल्सो मेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि भूमि अनुदान जैन संस्थानों को भी दिया गया था। सच डोनेशंस वे कॉल्ड पल्ली चंदम, इस तरह के दान को पल्ली चंदम कहा जाता था। ओके, देन देयर वर 4 टाइप्स ऑफ विलेजेस, 4 प्रकार के गांव हुआ करते थे। विलनवगाई, ब्रह्मदेया, देवदानम एंड नगारम। ठीक है, याद रखना है 4 टाइप्स ऑफ विलेजेस, विलनवगाई, ब्रह्मदेया, देवदानम एंड नगारम। अब जो देवदानम गांव था, all the land was vested in and under the custody of the temple, यानी कि देवदानम गांव में सभी भूमि को टेम्पल के कस्टडी में निहित किया गया, यानी कि टेम्पल जो है इसका संरक्षण होता था। मंदिर, जितने भी भूमि दान किया गया है वो टेम्पल के कस्टडी में होता था देवदानम गांव में। द टेम्पल एंड इट्स फंक्शनरीज कुड नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, hence the temple lands were given on lease to a few wealthy individuals who did not directly cultivate but assigned them to the cultivators. Thus in Devdanam Gaon a multi-tier agrarian setup evolved: landlord, tenants and cultivators. तो मंदिर और जो उसके अधिकारी, मंदिर और उसके अधिकारी कृषि गतिविधियों में जो है शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए क्या करते थे, मंदिर की भूमि कुछ धनी व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई, जिन्होंने सीधे खेती नहीं की लेकिन उन्हें खेती करने वालों को सौंपा। इस प्रकार देवदानम गांव में एक बहुस्तरीय कृषि सेटअप विकसित हुआ। जमींदार, किराएदार और कृषक। आई थिंक यू अंडरस्टूड। मतलब जो मंदिर के जो अधिकारी थे ये एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं हो सकते थे, इसलिए ये टेम्पल लैंड्स को ना पट्टे पे दिया जाता था। किनको दिया जाता था? वेल्दी इंडिविजुअल्स को, यानी कि जो अमीर जो व्यक्ति होते थे उनको दिया जाता था। और ये व्यक्ति भी जो है, ये वेल्दी इंडिविजुअल भी ये डायरेक्टली कल्टीवेट नहीं करते थे, यानी कि डायरेक्ट खेती नहीं करते थे, वो भी किसी और को देते थे। किसको देते थे? कल्टीवेटर्स को, यानी कि कृषक को। तो हम देखते हैं कि देवदानम गांव में जो है समाज में 3 वर्ग है। कौन है? एक तो जमींदार है, दूसरा किराएदार है और तीसरा है कृषक। Hence we conclude that agriculture was not a mere mode of production but the most important economic activity. इसलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एकमात्र तरीका नहीं था बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, यानी कि आर्थिक गतिविधि थी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि थी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। But the most important economic activity, the landed wealth, was the main factor responsible in the rural social hierarchy. तो ये जो भू संपत्ति ग्रामीण सामाजिक तो ये जो भू संपत्ति अब होने लगी, लोगों के पास जमीन आने लगा ना, अब ये एक तरीके से लैंड का जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब संपत्ति, यही एक कारण था जो समाज में सामाजिक वर्गीकरण को उत्पन्न दिया, यानी कि डिवीजन, सोशल डिवीजन को उत्पन्न करने वाला कारण एक ही था, वो था लैंड वेल्थ। लैंडेड वेल्थ का मतलब होता है भू संपत्ति, यानी कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा जमीन और किसी के पास है ही नहीं। इस तरह से क्या होगा, समाज में डिवीजन आने लगे। मतलब एक तबका ऐसा था जिनके पास कोई जमीन नहीं था, उनको बोलते थे लैंडलेस लेबरर्स, और जिनके पास जमीन था उसको जमींदार बोलते थे। ओके, सो इससे क्या हो गया, असमानता जो है गांव में आने लगी। सो दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसी टॉपिक से हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।